तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो इससे पहले लेक्चर में हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ी थी, हमने क्या कंसंट्रेशन टर्म्स। तो उसमें लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी लास्ट टॉपिक था। एक डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल है। मोस्टली स्टूडेंट को डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब हम मोलेलिटी का एक डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे सपोज कैलकुलेट द मोलेलिटी, कोई क्वेश्चन दिया उसमें क्या कैलकुलेट करनी है बताओ, कैलकुलेट द मोलेलिटी। मोलेलिटी को कैलकुलेट करनी किसकी, ऑफ आ सैंपल। कोई सैंपल दिया कितना 94% W अपॉन V H2SO4 सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.84 ग्राम पर ml। डेंसिटी किसकी गिवन है बताओ, ये सॉल्यूशन की। देखो तो एक न्यूमेरिकल करते डेंसिटी वाला, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ अ सैंपल। सैंपल क्या दिया 94% W अपॉन V H2SO4 सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है इतनी। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते, कैसे करेंगे देखो ना। देखो मोलेलिटी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं करते, पहले इसका मतलब समझते। देखो मैंने आपको ये कराया हुआ है 94% मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका क्या मतलब था, 94% W अपॉन V। पहले इसका मतलब हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। H2SO4 सॉल्यूशन मींस। अब कुछ स्टूडेंट देखते परसेंटेज वाला है, पता नहीं कैसे होगा, तो को वही पीछे वाला मेथड अप्लाई करना है। कौन सा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। और याद करो मैंने बताया था ऊपर वाला क्या होता है सोल्यूट, और नीचे वाला क्या होता है सॉल्यूशन। तो बताओ पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन का क्या लिखूं, मास या वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का क्या आएगा, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिखूं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज वाले हर एक न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन हमेशा 100 होता है, और जो उसकी यूनिट है वो डिसाइड करेगी किसके अकॉर्डिंग। अगर मास है तो ग्राम में लेता मैं, बट ये तो वॉल्यूम है तो इसलिए मैंने किस में लिया है, ml में। और जो परसेंटेज लिखी होती है क्या होता है, सोल्यूट। तो देखो ऊपर सोल्यूट का क्या आएगा, मास। तो इसलिए बोल रहा हूं क्या, मास ऑफ सोल्यूट। जितनी परसेंटेज होगी वो क्या होगा बताओ, सोल्यूट का मास। अब कुछ स्टूडेंट मोलेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करे, क्या, W अपॉन M इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। चलो मास तो हमारे पास मिल गया सोल्यूट का। मोलर मास हमें पता है H2SO4 कितना होता है 98। बट प्रॉब्लम तो इसमें क्रिएट होती है कि मास ऑफ सोलवेंट किससे लाएंगे हम, सोलवेंट का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोलवेंट का मास तो दिया नहीं। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि इसको माइनस कर दो। देखो इनको माइनस नहीं कर सकते, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया हुआ है, क्योंकि ये ml में है और ये ग्राम में। ml को ग्राम में से माइनस नहीं करते। तो फिर देखो इसको करना कैसे है, तो देखो इसमें एक चीज पे फोकस करो, डेंसिटी दी है। अब डेंसिटी दी है तो कुछ ना कुछ तो यूज डेंसिटी का होगा इसमें। ऐसे थोड़ी होता है कि डेंसिटी है उसका कोई यूज ना हो। तो डेंसिटी दी है तो कोई ना कोई यूज तो होगा। तो इसका मतलब इस डेंसिटी के थ्रू ही हम क्या निकाल लेंगे बताओ, मास ऑफ सोलवेंट। क्या, मास ऑफ सोलवेंट। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, बताओ क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन इस बात को देखो, ये तो सभी को पता है, ये केमिस्ट्री। और यहाँ पे ध्यान हमें रखना है इस चैप्टर में, सोल्यूट, सोलवेंट एंड सॉल्यूशन। तो देखो ये देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो जब डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है तो मास भी किसका आएगा बताओ, ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम भी किसका आएगा बताओ, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। तो बताओ डेंसिटी कितनी है बताओ, 1.84। और मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमें गिवन नहीं है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ, देखिए कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml। 100 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और 100 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल इजीली क्या आएगा बताओ, बस ये पॉइंट हट जाएगा, क्या आएगा 184 ग्राम। लेकिन ये तो सॉल्यूशन का मास आया,
और हमें चाहिए किसका, सोलवेंट का, किसका, सोलवेंट का। तो सोलवेंट के लिए कुछ नहीं करना, बस सॉल्यूशन में क्या करना है, सोल्यूट को माइनस करना है। सॉल्यूशन में सोल्यूट को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सोलवेंट कहीं से रिप्रेजेंट करते कैपिटल डब्ल्यू, तो कराओ माइनस 184 माइनस 94 440 8 में 18 में 9 तो क्या आएगा 90 ग्राम। अभी कुछ स्टूडेंट इसको यहीं पे छोड़ के गलती कर देंगे क्योंकि हमें तो ये किलोग्राम में चाहिए और ये तो ग्राम में है, तो चलो इसे भी कन्वर्ट कराओ। तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करना, 1000 से डिवाइड। अभी जिनकी मैथ्स वीक होती है वो सोचते हैं कि इसको कैसे, यहाँ 3 डिजिट है, इसको इतना हार्ड कैसे होगा। तो देखो इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3, ऊपर 2 है तो अपने पास से एक जीरो लगाओ, मैंने बताया था इजी करने के लिए इसको। और अब देखो ये तीनों जीरो हटाओ और 3 डिजिट बाद क्या आ जाएगा ऊपर, 0.90। तो ये वाली जीरो ना लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो अब देखते हैं मोलिलिटी। अब तो सिंपल हमारे पास सब कुछ है तो अब हम इजीली हम इसको कर सकते हैं। क्या, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, W/M इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है काफी, है इसमें काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो इसलिए ध्यान से समझो इसको। 94 सोल्यूट, देखो क्या H2SO4 का मोलर मास मैंने कराया हुआ है, कितना होता है बताओ, 98। कितना आता है, 98। कैलकुलेट कर लो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, और कैपिटल W कितना है 0.09। इसको हटाओ ऊपर क्या आएगी 20। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके 10.66 मोल पर किलोग्राम। ये हमारी क्या आ गई, मोलिलिटी। बस ये ध्यान रखियो। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ स्टूडेंट सोचते हैं तो बहुत टफ है, इनको छोड़ देते हैं सोच के कि डेंसिटी वाले, देखो डेंसिटी वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डेंसिटी वाले में ध्यान रखो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मोलिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन मोलिलिटी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला था ना वो भी क्या था, 10 डेंसिटी और क्या W/W मास परसेंट अपॉन मोलर मास। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए था, मोलिलिटी के लिए। और W/V नहीं, ये भी ओनली W/W के लिए था, लेकिन मोलिलिटी के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है क्या, डेंसिटी वाले जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम। और ये भी ध्यान रखो डेंसिटी किसकी गिवन है, जिसकी डेंसिटी गिवन है उसी का मास आएगा, उसी का वॉल्यूम आएगा। तो एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्या, कि जो मोलिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं करती है। मैंने बताया था टेम्परेचर पे वही डिपेंड करते, कौन, टेम्परेचर पे डिपेंड वही करते जिनमें क्या आता है बताओ, जिनमें आता है क्या, वॉल्यूम। देखो हमने पढ़ा था वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। डायरेक्टली इनमें क्या रिलेशन है कि एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम इंक्रीज तो टेम्परेचर भी इंक्रीज। बट मोलिलिटी देखते हैं, मोलिलिटी में फॉर्मूला W/M इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। चेक करना कि इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बताओ इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, तो जब मोलिलिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है तो इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने। कोई पूछे क्यों नहीं पड़ रहा, बता दिया क्योंकि मोलिलिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, मास ऑफ सोलवेंट है और टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एक दूसरे से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात ध्यान रखिए मोलिलिटी। तो देखो यही बोल देते हैं क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोलिलिटी बेस्ट मेथड है कंसंट्रेशन का। तो इसका भी रीजन ये है क्या, जैसे मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, तो मोलिलिटी बेस्ट मेथड क्यों है, तो क्वेश्चन ये बनता है। तो देखो ये तो सभी को पता होता है क्या, कि मोस्टली स्टूडेंट को कि मोलिलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए बेस्ट मेथड है। लेकिन हम इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते डीपली, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, यहाँ कॉपी हो जाए आपके। तो चलो समझते हैं क्या। आप देखो सपोज करो मैंने मोलिलिटी और एक हमें क्या, मोलिलिटी। मोलिलिटी जो बनाओगे तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, मान लो मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल डिसोल्व कर दिए, 2 मोल ऑफ सोल्यूट, वही मैंने मोलिलिटी ली। मोलिलिटी के लिए मैं क्या लूंगा बताओ, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना डिसोल्व कर दो, 2 मोल ही डिसोल्व कर दो यहाँ पे, किसके,
सोल्यूट के। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसको हम बेस्ट मेथड बोले, बेस्ट मेथड बोलने का रीजन क्या है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जो इसका वॉल्यूम है, मान लो यहाँ तक 1 लीटर था, जैसे ही मैं हीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब पहले 1 था तो अब जो है 1.1 लीटर, मान लो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, 1.1 लीटर। तो जब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, जब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो इसकी मोलिडिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हुआ, और वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलिडिटी क्या हो गई, चेंज। अब बात करते हैं मोलिडिटी। चलो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हो बताओ, इंक्रीज। मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये कितना था बताओ, 1 किलोग्राम। अब बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा तो है नहीं ये 2 किलोग्राम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या 1.5 किलोग्राम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो बताओ क्योंकि क्यों नहीं हो रहा, बताओ क्यों चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि टेम्परेचर का और किसका, मास ऑफ सोलवेंट का कोई रिलेशन नहीं होता, और जिनमें कोई रिलेशन नहीं होता तो उनमें एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर से मास का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एक दूसरे से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ ये डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे, भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसलिए मोलिडिटी को टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसलिए क्या है, बेस्ट मेथड, क्या है ये, बेस्ट मेथड। क्योंकि हीट करने के बाद भी, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी क्या होता है, ये 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है 1.5, 1.2, 1.3 आएगा। तो यही रीजन है, मोलिडिटी बेस्ट मेथड है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। 6 पॉइंट देखो, हमारे 5 कंप्लीट हो चुके हैं और हम 6 पढ़ने वाले। क्या है देखो आपके, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी वाली फॉर्म में अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन को, किस टर्म में, नॉर्मेलिटी। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या था बताओ, मैंने बताया हुआ है आपको कि मेरे पास क्या है बताओ, कोई सॉल्यूशन, उसमें डिजोल्व क्या होता है, सोल्यूट, कितनी अमाउंट में होता है वही होता है कंसंट्रेशन। बट इसमें सोल्यूट है वो अलग अलग तरीके से होता है डिजोल्व, कहीं ग्राम, कहीं मास है, तो कहीं मोल है, तो कहीं सॉल्यूशन में है, तो कहीं सॉल्वेंट में है ना। तो देखो अब ये लिया मैंने, 1 डिफाइन करते वक्त क्या मान लेते हैं, 1 लीटर, क्या मान लेते हैं, 1 का मतलब वो इजी रहता है। देखो इसमें तो यहाँ हेडिंग से हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो नॉर्मेलिटी में, बाकी मोलिडिटी में तो हेडिंग से ही क्लियर था कि मोल डिजोल्व हो गए सोल्यूट के। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे डिजोल्व होते क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, क्या डिजोल्व होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब क्वेश्चन तो पहला यही बनता है कि ये क्या होता है, चलो वो मैं डिफाइन करूंगा, पहले इसे समझ लेते हैं। तो देखो डिफाइन करने के लिए क्या, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, उसी को हमने क्या बोल दिया, नॉर्मेलिटी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनसे। बताओ डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं, याद नहीं करना, बस एक बार उसको समझना है, और समझने के बाद वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोलोगे, इट में बी डिफाइन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, क्या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। तो फॉर्मूले भी याद नहीं करने, फॉर्मूले भी यहीं से ही बनाएंगे। याद करो मैंने बताया था क्या, सॉल्यूशन तो कहाँ था, नीचे टोटल, और ये सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं वो कहाँ आएगा, ऊपर। लेकिन आप देखो ये किस फॉर्म में, वो देखते हैं। तो सोल्यूट किस फॉर्म में है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और सॉल्यूशन क्या बताओ, वॉल्यूम वाली फॉर्म में, तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसमें बताओ, लीटर में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट का, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सिंपल है, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, मोल का क्या था, मास अपॉन मोलर मास, तो इसका होता मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी क्वेश्चन फिर बन गया कि इक्विवेलेंट मास क्या है, ये 11th स्टैंडर्ड में था, बट आपको याद नहीं होगा शायद, तो मैं फिर इसको फिर भी मैं एक बार में समझा दूंगा कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट को हटाओ, क्या आएगा, इसको रिप्लेस कर दो W अपॉन E से, और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा, V, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, और किसमें ये
लीटर में, किसमें, लीटर में। अब क्वेश्चन क्या बन रहा, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा नॉर्मेलिटी का, W/E इंटू वी लीटर में। मैंने बताया था इसको ऐसे नहीं, इसको बेस्ट मेथड है याद रखने का, ऐसे याद रखियो क्या, देखो मास, मास किसका है ये, तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट किसके थे, सोल्यूट के, तो मास भी किसका होगा, ये सोल्यूट का। क्या बोलेगी, मास ऑफ सोल्यूट एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W क्या बोलोगे, अब W को मास नहीं बोलना, पूरा वर्ड बोलो, एक्यूरेट वर्ड क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, क्या, मास ऑफ सोल्यूट। E क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, और V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे इसको ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि E कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो बताओ। चलो E का हम सिंपल मेथड, E का मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको कैसे कैलकुलेट करना है। E का फॉर्मूला होता है क्या, मोलर मास अपॉन x। कुछ बुकों में ऐसे लिखा होता है मोलर मास, तो पता है n से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन n फैक्टर। तो n फैक्टर लिख दो या x लिख दो, बात एक ही है। बट क्वेश्चन तो ये बनता है, ये n फैक्टर x है क्या, ये n फैक्टर और x है क्या, तो वेयर में लिख रहा हूं मैं n फैक्टर क्या होता है और x क्या होता है। तो n फैक्टर या x, देखो n फैक्टर का मतलब यहाँ पे x का मतलब हो सकता है यहाँ पे क्या, एसिडिटी, क्या हो सकता है, एसिडिटी, या यहाँ पे इसका मतलब हो सकता है क्या, बेसिसिटी, क्या हो सकता है बताओ, बेसिसिटी। और या फिर हो सकता है यहाँ पे क्या, टोटल चार्ज, क्या, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, या फिर क्या होगा, एनायन, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, इसका ये भी मतलब हो सकता है। या फिर इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है क्या, वैलेंसी, क्या, वैलेंसी, या फिर क्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज या गेन जो भी हो रहे हैं। तो मतलब इतने सारे मतलब है, हाँ इतने सारे मतलब है इस एन फैक्टर के। एन फैक्टर का मतलब एसिडिटी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, और बेसिसिटी भी हो सकता है, या टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन भी हो सकता है, या वैलेंसी, और या क्या हो सकता है बताओ, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज या गेन जो भी हुए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एसिडिटी क्या होती है, इनको कैसे आप समझोगे। तो मैं इनको यहीं पे समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी तरीका है इनको समझने का, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखो एसिडिटी किसकी कैलकुलेट करते हैं, पहला क्वेश्चन तो एसिडिटी निकालते हैं किसकी बताओ, बेस की, बेस की कैलकुलेट करते हैं एसिडिटी, और एसिड की कैलकुलेट करते हैं क्या, बेसिसिटी। क्या बताया मैंने, बेस की कैलकुलेट करते हैं एसिडिटी और एसिड की करते हैं बेसिसिटी, मतलब अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। तो देखो अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि होता क्या, ये तो पता ही होगा, बेस जो OH नेगेटिव आयन को क्या करता है, लूज, और जो H पॉजिटिव को लूज करता है वो क्या होता था, एसिड, वो क्या होता था, एसिड। तो बेस और एसिड क्या थे बताओ, जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, OH नेगेटिव आयन, ऐसे ही बोल सकते हैं, और एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, H पॉजिटिव आयन, उसको बोला था हमने एसिड 10th स्टैंडर्ड में। पर अब देखो एसिडिटी की बात करते हैं, तो एसिडिटी में क्या चेक करना, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, क्या चेक करना, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। मतलब अगर सपोज करो मेरे पास कोई बेस लिखा हुआ MgOH का होल ट्वाइस, तो इसके OH कितने, इसमें 2। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एसिड में क्या होते हैं, H, तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एसिड, उसी को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। और देखो इसको एसिडिटी, देखो MgOH का होल ट्वाइस में कितने OH है, 2, तो इस बेस की एसिडिटी कितनी होगी, 2। ऐसे ही सपोज मैंने H2SO4 लिया, तो H2SO4 एक एसिड है, और एसिड की हमें कैलकुलेट करते क्या, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी मतलब कितने H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, ये 2, तो इसकी भी एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी बताओ, 2, कितनी होगी यहाँ पे 2। अब बात करते हैं टोटल चार्ज ऑन कैटायन एनायन, ये देखने पड़ते हैं हमें सोल्ट के अंदर, क्या, सोल्ट, अगर कोई सोल्ट है, सपोज करो कैल्शियम सल्फेट, तो इसमें टोटल पॉजिटिव देख लो, टोटल नेगेटिव देख लो, कितना आएगा, 2 पॉजिटिव आ रहा है, 2 ही क्या आ रहा है, नेगेटिव। और अगर सपोज करो कोई ऐसे लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते क्या कि Na पे तो 1 प्लस है और CO3 पे 2 माइनस है,
कि अब पॉजिटिव वाले को देखना है नेगेटिव वाले को, तो देखना तो कोई सा भी एक है, क्या है पॉजिटिव वाला क्या है नेगेटिव वाला। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ तो पॉजिटिव तो एक है और नेगेटिव दो है, तो यहाँ तो मिस्टेक होने के चांसेस है। नहीं, मैंने बोला था देखो बिल्कुल फोकस करो, क्या बोला, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, मतलब एनायन और कैटायन पे टोटल चार्ज कितने हैं ये देखना है। तो बताओ एक Na पे एक पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ Na भी कितने 2। अब चाहे पॉजिटिव देख लो चाहे नेगेटिव, अगर Na को देखो एक Na पे एक पॉजिटिव है तो 2 पे कितना होगा 2 पॉजिटिव, तो कार्बोनेट पे कितना है 2 नेगेटिव, तो चाहे नेगेटिव देख लो चाहे पॉजिटिव देख लो कितना आ रहा है बताओ, टोटल चार्ज कितना आ रहा है बताओ 2, क्या 2। और वैलेंसी तो आपको आती है, जैसे क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है। अब इसमें कंफ्यूजन बनती है कि नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो इसका भी कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे Fe है, Fe फेरस है, फेरस कन्वर्ट हो गया फेरिक में, आपको पता है ये कैसे कन्वर्ट होगा, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया उसने लूज, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, तो हमें इक्विवेलेंट मास क्या आएगा बताओ m/x, m इसका इतना आएगा 56 और x की वैल्यू 1। अगर सपोज करो मुझे कोई और इक्वेशन लेनी, मान लो मैंने कोई और इक्वेशन ले ली, जैसे Mn जैसे मैंने क्या लिया Mn 7 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा कितने में बताओ 2 पॉजिटिव में, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कितना डिफरेंस आ रहा 5 का, तो 5 का मतलब ये क्या करेगा बताओ 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे n फैक्टर या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो मैंने x की वैल्यू सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कर लेना। कुछ कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मैं एसिड लेता हूं और कुछ क्या लूंगा, जैसे एसिड का मतलब बताता है जो H पॉजिटिव को लूज करता है, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, एसिटिक एसिड। और फिर लेते हैं कुछ बेस, क्या लेंगे कुछ बेस, एसिड की बेस मतलब क्या होगा OH नेगेटिव, तो क्या होगा NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। बेस उसे बोलते हैं जो क्या लूज करता है बताओ, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा OH नेगेटिव। अब कुछ लेते हैं सोल्ट, जो एसिड और बेस से मिलके बनते हैं उन्हें सोल्ट बोलते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं। जैसे मान लो मैंने सोल्ट लिया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोलर मास, क्या मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ता है, और मोलर मास के बाद हमें क्या n फैक्टर या x की वैल्यू, और फिर इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला क्या होता है m/x। तो बताओ मैंने इसका मोलर मास कैलकुलेट कराया था, कितना आया था 36.5। मोलर मास तो कैलकुलेट करने सिखा दे 98, इसका कितना आएगा 63, इसका कितना आएगा 60, NaOH का कितना आएगा बताओ, Na का 23 और 16 और 1 कितना होगा 40, Mg का होता है 24 और इसका होता है 16 और 1 17, 72 या 34, तो 4 4 8 और 5 कितना आएगा 58। और अब देखो इसका देख लो क्या, एल्यूमिनियम का होता है 27 और इसका होता है 17 3 जा कितना होगा 51, तो इसका जाएगा हमारा कितना जाएगा 78। इसका मोलर मास कैल्शियम का होता है कितना बताओ 40, 12 16 3 या 48 इक्वल टू क्या आएगा 100, और सोडियम का 23 इंटू 2 46, 12 16 इंटू 3 इक्वल टू 106, सोडियम क्लोराइड का कितना होता है 58.5। इनके लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने बताया था, एसिड में देखने के कितने H पॉजिटिव लूज करेगा, तो इसमें आएगा 1, इसमें कितना आएगा 2, इसमें आएगा कितना 1। प्रॉब्लम बनती है देखो यहाँ पे, अब स्टूडेंट बोलते कितने 3 और 1 4, देखो हमें हाइड्रोजन एटम नहीं, ये देखने की वो कितने H पॉजिटिव लूज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, कितने H पॉजिटिव देगा। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आयनाइज कराओ, जब ये वाटर में जाएगा तो ये आयनाइज कैसे होगा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, मतलब एसिटेट तो हो गया अलग, वो कितना H पॉजिटिव आया देखो, हाइड्रोजन एटम तो इसमें 4 है लेकिन हम बात करते हैं H पॉजिटिव की, तो H पॉजिटिव ओनली 1 है, तो इस एसिड की जो बेसिसिटी 4 नहीं ओनली क्या होगी 1, क्योंकि ये एक H पॉजिटिव देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इस स्टार लगा दे, स्टार का मतलब इसमें मिस्टेक होने के चांस है, और ये फिर तुम्हें स्टार दिखा देगा नहीं तो, ताकि अब तुम्हें चमकता रहे इसलिए स्टार लगाया मैंने इस पर। OH कितना है 1,
इस पे कितना OH है बताओ 2, इसमें कितना OH है बताओ 3, और इसमें बताओ सोल्ट टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव नेगेटिव कितना आएगा 2। अभी इसका ही बताया मैंने कितना आएगा 2, Na पे एक पॉजिटिव आएगा 1। अब इनको बस क्या करना है, डिवाइड करना है। 36.5 अपॉन 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया बताओ 36.5। 98 अपॉन 2, m 98 अपॉन 2 इक्वल टू 49। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी। 63 और x कितना 1, डिवाइड करो कितना आएगा 63, और ऐसे ही 60 अपॉन 1 डिवाइड करो कितना आएगा 60, जो कितना इजी है बताओ। इससे आसान क्या होगा, 40 अपॉन 1 40, और 58 अपॉन 2 डिवाइड कर दो कितना आएगा बताओ 58, 2 2 जा क्या आएगा 4, और 2 8 या 9, 2 9 जा 18, तो इसको डिवाइड करो कितना आएगा 29। 78 अपॉन 3, 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18, ऐसे इसको करो 100 अपॉन 2, और ये कितना आएगा 50, और ये तुम कर लो, सिंपल है मेरी तरफ से ये आपके लिए। देखो बिल्कुल इजी है। देखो केमिस्ट्री टफ नहीं, केमिस्ट्री आसानी बहुत आसान है अगर उसको कोई समझा के कराए कॉन्सेप्ट वाइज। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल से पहले, W अपॉन M इंटू वी लीटर में। M तो मोलिटी का था, तो यहाँ क्या आएगा इक्विवेलेंट मास, क्या आएगा N इक्वल टू फॉर्मूला क्या था W अपॉन E इंटू वी लीटर में। लेकिन देखो इसकी यूनिट तो भूल ही गए थे हम लिखना, तो यूनिट बताओ क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट। डिजोल्व बताओ किसमें, डिजोल्व कितने लीटर में, तो क्या आएगी यूनिट बताओ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट होगी। अब मान लो कोई क्वेश्चन गिवन है 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट करनी है इसकी क्या नॉर्मेलिटी। तो बताओ सोल्यूट का मास कितना है बताओ 0.53 ग्राम, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो, मोलर मास कितना आता है बताओ 106। अब इसके थ्रू निकाल, इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू m अपॉन x 106, x की वैल्यू टोटल चार्ज, एक सोडियम पे एक पॉजिटिव, दो पे दो पॉजिटिव, तो क्या आएगा 53। और देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ, वॉल्यूम 500 ml, ml को कन्वर्ट कर दो लीटर में, तो लीटर में करने के लिए सिंपल 1000 से डिवाइड 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट, तो 0.5 लीटर, क्या आ गया 0.5 लीटर। तो बताओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो W अपॉन E इंटू वी लीटर में, तो बताओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मास ऑफ सोल्यूट 0.53, इक्विवेलेंट 53, और ये कितना होगा 0.5। पॉइंट हटाओ, एक डिजिट है तो एक जीरो, इसको पॉइंट हटाओ 2, 2 डिजिट के लिए क्या आएगी नीचे 20, और 10 से 10 कैंसिल, 53 से 53 कैंसिल, तो नॉर्मेलिटी हमारी कितनी आ गई 1/50 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आगे चाहो तो आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको, सिंपल क्वेश्चन है और नॉर्मेलिटी के सिंपल ऐसे ही करने हैं। और अगर डेंसिटी वाली फॉर्म में हो तो डेंसिटी वाली फॉर्म में नॉर्मेलिटी का सिंपल फॉर्मूला है 10 डेंसिटी, तो कोई यहां तक तो सेम उसमें भी था, किसमें मोलरिटी में, मोलरिटी में तो नीचे क्या आ रहा था मोलर मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, क्या आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला डेंसिटी वाली फॉर्म में, बट ये ओनली मास परसेंट के लिए है, वॉल्यूम परसेंट के लिए नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। और बताओ अगर मैं तुमसे क्वेश्चन कर दूं कि नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, तो टेम्परेचर किससे रिलेशन, टेम्परेचर का रिलेशन था किससे, वॉल्यूम से, वॉल्यूम जहां इन्वॉल्व होगा वहां पे टेम्परेचर तो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये इन दोनों का आपस में दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं रिलेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो सामने वाला करेगा वही ये करेगा, अपने सामने वाले के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज, यही तो मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो बताओ नॉर्मेलिटी में तो वॉल्यूम इन्वॉल्व है, और वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो नॉर्मेलिटी अफेक्ट करेगी इसको टेम्परेचर को, तो नॉर्मेलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट्स इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ इस टाइप से हम न्यूमेरिकल और भी कर सकते हैं। डाइल्यूशन के लिए इसकी जो इक्वेशन होगी ना, जैसे मोलर इक्वेशन की थी m1v1 इक्वल टू m2v2, ऐसे इसकी है n1v1 इक्वल टू n2v2 टू सॉल्यूशन के लिए। तो अब लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी क्या 7, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन।
और देखो मैंने बताया था काफ़ी चीज़ें हमें अगर हम समझ के पढ़े ना तो हेडिंग से ही क्लियर हो जाती है। तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस उसको समझ के पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन देखो क्या इन्वॉल्व है, मोल इतना तो पता है कि मोल तो जरूर होगी। और फ्रैक्शन का मतलब पता ही है आपको, एक टाइप का रेशो ही है, बट ये हमेशा किसके टोटल के रेस्पेक्ट में होता है हमेशा। चलो अब इसको समझते हैं, समझ के पढ़ो, डेफिनेशन वगैरह कुछ भी याद नहीं करनी है, थोड़ा डिफरेंट है उनसे। सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैंने क्या लिया, इसको सपोज करो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना मान लिया मैंने n, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, ये अगर ये स्मॉल है तो इसको क्या मान लो कैपिटल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा n प्लस n। तो टोटल के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। सॉल्यूशन इक्वल किसके इक्वल था, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते किससे, x से। अब देखो हमें कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट और सोलवेंट का। तो क्या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सोल्यूट और सोलवेंट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का, किसका, सोलवेंट का। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का और सोलवेंट, देखो फ्रैक्शन एक टाइप का रेशो ही होता है, एक टाइप का रेशो ही होता है, बट ये टोटल के रेस्पेक्ट में होता है हमेशा, किसके, टोटल। तो टोटल क्या है बताओ, n प्लस एन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन क्या है, n प्लस एन। तो यहाँ भी क्या आएगा, n प्लस एन। बस ये ध्यान रखो, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना उसके मोल्स तो कहाँ पे आएगी, ऊपर, और टोटल कहाँ पे आएगी, नीचे। मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सोलवेंट का, तो सोलवेंट की मोल क्या है, कैपिटल एन, ये तो कहाँ आएगी, ऊपर, और टोटल कहाँ आएगी, नीचे। तो बिल्कुल इजी है, क्या, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना उसके मोल ऊपर और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन नीचे, और यही तो होता है फ्रैक्शन। तो चलो अब इसको डिफाइन करना है, देखो डिफाइन रटना तो है नहीं, हमें केवल समझना, और समझना किससे बताओ, हमें हेडिंग के थ्रू। एक बार समझ के पढ़ो तो सब कुछ क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। चलो इसको समझ के करते हैं हेडिंग से। क्या, मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, ऊपर तो क्या है वन कंपोनेंट, और नीचे क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशो है किसका, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, ऊपर तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, और नीचे क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर सकते क्या, मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स, सोल्यूट को एक्स ए से रिप्रेजेंट कर दो, सोलवेंट के एक्स बी से, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आता है, टोटल जितने भी होगे सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 1। और भी हो सकते हैं एक्स ए एक्स बी एक्स सी, चाहे जितने भी, सबका सम कितना आता है, ओनली 1। चाहो तो देख लो कैसा आया, एक्स ए की वैल्यू पुट करो n अपॉन n प्लस n, एक्स बी की वैल्यू क्या है n अपॉन n प्लस n। तो एलसीएम कितना आ गया बताओ, n प्लस n, और इसको ये कट जाएगा तो क्या आएगा n प्लस n, और इसको कैंसिल कर दो तो क्या आएगा 1। तो ऐसे इसका मोल फ्रैक्शन क्या आता है 1। तो अगर हमें एक का कैलकुलेट हो गया तो दूसरे का कैसे करोगे, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स बी क्या आएगा 1 माइनस एक्स ए। मतलब अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता है ना तो दूसरे का हम सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं 1 में से माइनस करके। सपोज करो मुझे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन पता 0.6 है, तो मैं एक्स बी का क्या करूंगा 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। बहुत इजी है। और मोल फ्रैक्शन ध्यान रखिए ये होता है डायमेंशन लेस, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे से बताओ कि क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। टेम्परेचर के वर्ड जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं टेम्परेचर, तुरंत माइंड में आनी चाहिए क्या, वॉल्यूम, और इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान रखियो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता मोलिटी की तरह। तो ये होता है क्या, मोल फ्रैक्शन। अब देखो इसके न्यूमेरिकल करते हैं हम
क्या करते हैं इसके न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, बस ध्यान रखिए मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना उसके मोल तो कहां पाएंगे ऊपर और टोटल मोल कहां पाएंगे नीचे। जैसे सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन गिवन है 4 ग्राम NaOH डिजोल्ड है 72 ग्राम वाटर में। कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन किसका, NaOH का और वाटर का, दोनों को कैलकुलेट करना। क्योंकि इनको बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं हम। कैसे, देखो मोल फ्रैक्शन का सबसे इजी तरीका वो हमेशा तुम्हें क्या देगा, मास। क्या देगा, हमेशा मास। और देखो फिर किसका, सोल्यूट का भी सोलवेंट का भी। मोल फ्रैक्शन में सोल्यूट और सोलवेंट का मास देता है, तो हमें क्या करना होता है, उसका मोलर मास कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है मोलर मास, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी। जैसे ही हमें ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी, तो अब क्या करना, सिंपल मोल का फॉर्मूला W/N, यहाँ भी मोल का फॉर्मूला क्या है, W/M। तो इनको ऐड कर दो N+N, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। तो बिल्कुल इजी तरीका, ऐसे याद रखो। इसके मेथड के थ्रू क्या वो मास देगा तुम्हें, तुरंत क्या मोलर मास कैलकुलेट करना, उनको डिवाइड करना, और डिवाइड करके दोनों को क्या करना, ऐड, टोटल आ जाएगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड 72 ग्राम वाटर। तो कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का, मतलब NaOH का भी करना और H2O का भी। तो मैंने बताया इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लो ताकि इजी सा लगे तुम्हें ना। बताओ सोल्यूट का मास कितना गिवन है, बताओ 4 ग्राम। चाहो तो यहाँ लिख दो क्या, मास ऑफ सोल्यूट मतलब NaOH। और सोलवेंट का मास कितना है बताओ, मास ऑफ सोलवेंट, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं 72 ग्राम। मास देगा, मास के जस्ट बाद ही हमें क्या तुरंत क्या करना है, एकदम मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बोले तो क्या है बताओ, NaOH कितना आएगा बताओ 40। और मोलर मास ऑफ, बिल्कुल इजी तरीके से करा रहा, मोलर मास ऑफ सोलवेंट कितना आएगा बताओ, इसका मोलर मास H2O का, H2O सोलवेंट है तो कितना आएगा 18। अब देखो हमें इनके मोल निकालने किसके, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब NaOH, क्या फॉर्मूला होता है, W/M। एज इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, सिमिलर ऐसे ही मास अपॉन मोलर मास। अब देखो इसके बाद सिंपल करना क्या है, इन्हें डिवाइड कर दो। 4 मास है, मोलर मास कितना है बताओ, मोलर मास कितना है बताओ 40। तो डिवाइड करो कितना आएगा 1/10, या इसको लिख सकते हैं 0.1। इसके मोल तो आ गए इसलिए। अब इसके देखो सोलवेंट के मोल, मास कितना है 72, मोलर मास कितना है 18। 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा 72। इसके मोल भी आ गए, इसके भी। अब हमें करना क्या है, टोटल मोल निकालने सॉल्यूशन के। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, लैंग्वेज बना ली इस टाइप से, N+N। तो कितना आएगा 0.1 + 1, तो कितना आएगा 4.1। इनको ऐड कर दिया, सिंपल 4.1 आ गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी। सोल्यूट का बताओ क्या माना हमने, सोल्यूट किसको लिया था, NaOH को। तो क्या आएगा स्मॉल n, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल, और अपॉन में टोटल मोल। XA भी लिख सकते हैं इसको। n की वैल्यू बताओ कितनी है, मोल हमारे कितने आए थे 0.1 और टोटल मोल 4.1। इनको हटाओ, पॉइंट को कितना आएगा 1/4.1। तो सोल्यूट के मोल कितना आ गया 1/4.1। मैंने बताया था अगर एक का क्लियर है तो दूसरे का अपना आप क्लियर हो जाएगा। कैसे, सोलवेंट के लिए कुछ नहीं करना, सोलवेंट के लिए हमें करना क्या है, बस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो 1 माइनस कितना है बताओ 1/4.1, और ये एलसीएम 4 1 माइनस 1, तो कितना आ गया सिंपल 40/41। 40/41 ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। इजीली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं इस टाइप पे, बिल्कुल इजी है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। किसका कैलकुलेट करना, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन।
अब फॉर्मूला देखो, पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। C3 फॉर्मूला होता है C2H6O2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला क्या होता है C2H6O2। कंटेनिंग मतलब क्या रखा देखो इसने, कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाय मास। तो हमें क्या कैलकुलेट करना, इथाइलिन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कैलकुलेट करना इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। को देखो सिंपल करते हैं कैसे। पहले मैंने बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इसमें सॉल्यूशन तो क्या होता है 100, जो लिखा होता है वो होता है सोल्यूट का मास। तो सोल्यूट का मास कितना आ गया बताओ, 20 ग्राम। क्या हो गया 20 ग्राम। अब सोलवेंट का मास क्या होगा, 100 में 20 माइनस कर दो, कितना आएगा 80 ग्राम। सोलवेंट का मास कितना आएगा बताओ 80 ग्राम। सोल्यूट जो लिखा हुआ और सोलवेंट 100 में से माइनस कर दो, इजीली आ जाएगा। अब बात करते हैं इनके मोलर मास। देखो मास तो क्लियर है, मास की जस्ट बात ही, हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ता है। तो C2H6O2 का मोलर मास कैलकुलेट कर लो। क्या 22 इंटू 2 24 प्लस 6 और 60 वो कितना 16 इंटू 2 इक्वल टू 62। और देखो यहाँ पे सोलवेंट पता नहीं है, मोस्टली सोलवेंट तो वाटर ही होता है, जब पता ना हो तो मोस्टली क्या होता है वाटर। तो वाटर का कितना होता है 18। अब इसके मोल कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा 20/62, कितना आएगा 10/31। अब इसको देखो, इस पे अगर हम बात करें इसको, इसके कट करना, तो बताओ कट करके कितना आएगा इसको 10/31 को कट करना। तो 10/31 को क्या करना है, कट करना है। तो बताओ कितना आएगा इसको कट करके, ये इस पे चलेगा कितने टाइम 3 टाइम, कितने टाइम चलेगा 3 टाइम। ये तुम कह लो फिर क्या आएगा 2 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे आते इसके, बताओ यहाँ पे क्या आएगा W/N। तो कितने टाइम चल रहा है 18 4 72, तो ये चलेगा कितने 4 टाइम, फिर ये चलता रहेगा 4 4। तो सोल्यूट के मोल भी होगी और सोलवेंट के भी। अब हमें टोटल मोल कैलकुलेट करनी, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का सम कर दो। तो सम करो क्या आएगा N प्लस N, तो कितना आएगा 0.32 और 4.44। ऐड करो 4 और 2 कितना आएगा 6 और 4 और 3 कितना आएगा 4 3 7 और 4 का 4। तो ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स आ गई। क्या आ गई टोटल मोल्स। अब देखो हम क्या करने वाले, इसके बाद सोल्यूट का कैलकुलेट करना हमें, ओनली सोल्यूट का। तो क्या था फॉर्मूला, सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। सोल्यूट का फॉर्मूला क्या था ये रहा। तो इसके बाद अब इसके मोल देखो 0.32 और इसका आएगा 4.70। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो देखो ये इस पे कैलकुलेट कराओगे तो कर लो कैलकुलेट, 476 32। कैलकुलेट नहीं होने का तो एक जीरो लगाओ, अभी कैलकुलेट नहीं तो अभी एक जीरो। तो अब देखो जीरो लगाने के बाद अब चल जाएगा इस पर, कितने टाइम चलेगा 6 टाइम। तो कैलकुलेट कर लो 0.06 और 8, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका क्या जाएगा आंसर। इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हें करना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। उसमें बोला क्या ग्लिसरॉल, क्या बोला ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला C3H8O3, C3H8O3 कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। वो कितने परसेंट है इस बार 25% बाय मास। तो इस टाइप का ये है, इसे तुम्हें कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, किसमें 25% सॉल्यूशन है बाय मास। इस टाइप का ही एक क्वेश्चन तुम्हें कैलकुलेट करना, कैलकुलेट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%, क्या बाय मास। वो क्या ये कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। ये भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है सिमिलर, इस तरीके से और भी हम कर सकते हैं सिमिलर वे में। तो हाल ही में हमने पढ़ा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ऐसे ही मोलेरिटी, मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था मास ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूले तो पहले बात करते क्या स्ट्रेंथ और मोलेरिटी।
स्ट्रेंथ और मोलिटी आपस में कैसे रिलेट करती है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मेलिटी। क्या हो गया, नॉर्मेलिटी। तो स्ट्रेंथ और मोलिटी कैसे रिलेट करती है, तो उस पे टॉपिक पे बात करते हैं। रिलेशन, क्या, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलिटी। स्ट्रेंथ एंड मोलिटी में क्या रिलेशन है, तो देखो इनके फॉर्मूले क्या है बताओ, इन्हें डिवाइड कर दो आपस में। आपस में क्या करते हैं, इनको डिवाइड। स्ट्रेंथ को मोलिटी से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखो पहले ऊपर। क्या फॉर्मूला है, W अपॉन V। बिल्कुल इजी है। और नीचे मोलिटी, मोलिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, W अपॉन M इंटू V लीटर में। अब देखो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो उसको, W से W कैंसिल, V से V कैंसिल। देखो रूल पता ही है आपको, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ S अपॉन M, तो ये M है, कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो M आ गया ऊपर, तो S इक्वल टू क्या आ गया, फॉर्मूला हमारा M इंटू M। फॉर्मूला क्या आ गया, M इंटू M। S क्या है बताओ यहाँ पे, स्ट्रेंथ। क्या है, स्ट्रेंथ। और कैपिटल एम मैंने हमेशा क्या बोला कि मोलिटी से, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था कि मोलिटी से। और अब बात करते हैं किसकी, स्मॉल एम। तो ये क्या है बताओ, मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास। तो देखो अब एक काम करो, जो डिवाइड वाला वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या जाएगा हमारा, m इंटू एम। एस स्ट्रेंथ, m क्या है, मोलिटी, और m क्या है बताओ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये स्ट्रेंथ और मोलिटी में क्या आ गया, रिलेशन। अगर सपोज करो हमें मोलिटी और मोलर मास गिवन है तो हम उससे स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ और मोलर मास गिवन है तो उससे मोलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से सिंपल है देखो ये। अब देखो उसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी में। आपकी किसकी बात करते हैं, स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी आपस में कैसे रिलेट करती है। चलो इसको भी डिवाइड कर दो आपस में, स्ट्रेंथ अपॉन नॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज, W अपॉन V लीटर में। इजी है बिल्कुल। और ये वाला देखो, W अपॉन E इंटू V लीटर में। कुछ कैंसिल हो रहा, हाँ, W से W कैंसिल और V से V कैंसिल। S अपॉन N एज इट इज। बताओ जो नीचे वाला हो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो इस बार फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, S इक्वल टू एन ई। क्या आ गया, S इक्वल टू एन ई। ई यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट मास। ये तो सभी को पता है इक्विवेलेंट मास, लेकिन किसका है, सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन। तो सोल्यूट का, किसका है बताओ, सोल्यूट का। तो देखो स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में, अगर हमें नॉर्मेलिटी गिवन है उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके हम क्या स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट में। और अगर स्ट्रेंथ गिवन है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके उसकी क्या नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। चलो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये वाला इंपॉर्टेंट भी, देखो इस पे क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है कॉम्पिटिशन में भी। तो बताओ मोलिटी का फॉर्मूला क्या था, W मोलर मास, और फिर क्या आएगा, V लीटर में। क्या, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और देखो उसके बाद इन्हें डिवाइड करना है, तो जैसे उनमें डिवाइड किया ना ऐसे ही करना है इनको भी, M अपॉन N। तो डिवाइड करते, N की वैल्यू गिवन है, बताओ क्या है N, W अपॉन E इंटू V। देखो कुछ नहीं करा हमने, क्या इन्हें डिवाइड करा, ऊपर मोलिटी, मोलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, नीचे क्या है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट कर, यहाँ से लिख दिया हमने, ऊपर मोलिटी का नीचे नॉर्मेलिटी का। कुछ कैंसिल, हाँ कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है, W से W कैंसिल, V से V। अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं रूल, और सिंपल वे में क्या है, बाहर बाहर वालों की करते हैं। बिल्कुल इजी है। देखो E जाएगा ऊपर और M कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। और देखो तुमने पढ़ा था इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन x, x मतलब n फैक्टर। और ये मैं समझा चुका हूँ पहले ही, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। E की वैल्यू क्या है, m अपॉन x, और ये क्या है बताओ, m, m से m कैंसिल। तो हमारा यहाँ सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, m अपॉन n इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन x। तो बताओ एक काम करो, ये x है, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो हमारा यहाँ से सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, n इक्वल टू एम एक्स। इसको ऐसे याद रखिए, वो ऐप होता है क्या, MX प्लेयर, तो उससे याद रहेगा तुम्हें। और x तो पता ही क्या होता है, x मतलब बताते मैंने क्या होता है, x का मतलब क्या, वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन टोटल। और फिर क्या एक और तो क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है।
अब जैसे चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एग्जाम में आया 0.2 m H2SO4 की क्या कैलकुलेट करनी बताओ, नॉर्मेलिटी। तो बताओ नॉर्मेलिटी का सिंपल फॉर्मूला n इक्वल टू एम एक्स, n इक्वल टू m की वैल्यू 0.2 x कितना है बताओ, x का मतलब एसिड है तो क्या आएगी बेसिसिटी, और ये कितने H पॉजिटिव लूज करता है बताओ 2, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू क्या 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 2, क्योंकि इसके पास कितना है 2H पॉजिटिव। ऐसे तुम इसको कर सकते हो। देखो भाई बेसिक चीजें है क्या, H पे आता है पॉजिटिव और SO4 पे क्या आता है नेगेटिव, और यहाँ पे टोटल H2 है तो मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो नॉर्मेलिटी हमारी कितनी आ गई 0.4, और क्या आएगी बताओ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बिल्कुल इजी है, ऐसे हम कर सकते हैं इनको भी। अब देखो इसके बाद हम बात करते क्या, रिलेशन बिटवीन, आपके किसकी बात करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलेरिटी। देखो ऐसे ही देखो एक और था हमारा क्या बताओ, मोलेरिटी। मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, मोलेरिटी का फॉर्मूला सिंपल क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, इसको m डैश से रिप्रेजेंट कर दो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और क्या है देखो ऐसे ही देखो। अब हम मोलेरिटी की बात करते हैं एंड मोल फ्रैक्शन की। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला हमारा सिंपल था, बताओ क्या, मोलेरिटी इक्वल टू क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोलवेंट। बिल्कुल इजी। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दोनों को देखो, फ्रैक्शन मतलब अलग अलग किया था दोनों का, बताओ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, n/n+n, सोलवेंट का क्या था बताओ, कैपिटल N, सोलवेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। अब देखो हम बात करें क्या कि मोलेरिटी और मोल फ्रैक्शन आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो इनका देखो सिंपल फॉर्मूला है क्या, रिलेशन देखो पहले लिख देते क्या, रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी एंड मोल फ्रिक्शन, इनमें क्या रिलेशन है आप देखते हैं। देखो ना, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको m डैश से रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो देखो इसका जो फॉर्मूला ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, a मतलब सोल्यूट, b मतलब सोलवेंट, तो इसका एक रिलेशन है, डायरेक्ट करा रहा हूं मैं, m इंटू एम डैश, नीचे भी क्या आएगा m इंटू एम डैश, मतलब ऊपर नीचे सेम, हाँ सेम, और प्लस में कर दो 1000। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, ये तो है सोल्यूट का ना, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल M बताओ क्या है यहाँ पे, कैपिटल M तो पता ही है आपको क्या है, मोलर मास, मोलेरिटी नहीं, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि तुम कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। और M डैश क्या है बताओ, मोलेरिटी। देखो इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ काफी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इतना एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं आता इसका, तो मैं इसलिए डायरेक्ट मैंने इसको करा दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करना बताओ, मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सोलवेंट इनटू मोलेरिटी, मोलर मास ऑफ सोलवेंट इनटू मोलेरिटी, और फिर क्या आएगा प्लस 1000। इजी है बिल्कुल। इसका तो ये तो क्या हो गया कि अगर मान लो वाटर से लग गया, अगर वाटर वाला सोलवेंट है ना, वाटर अगर वहां वाटर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए और भी ज्यादा इजी रिलेशन है। तो क्या होता है, चलो मैं समझा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पहले मैं वो कराता हूँ आपको, उसके बाद मैं वो सिंपल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कितना 1 मोलल सॉल्यूशन। तो ये हमें कैलकुलेट करना 1 मोलल सॉल्यूशन का, क्या कैलकुलेट करना बताओ, मोल फ्रैक्शन। तो पहले मैं इसको डेप्थ में समझा रहा हूँ और फिर इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको करने की, बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो चलो इसको पहले डेप्थ में देखते हैं। मोलेरिटी कब कितनी गिवन है बताओ, इसमें मोलेरिटी गिवन है 1 मोलल, और आपको पता ही है मैं मोलल को क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल पर केजी। और इसका मतलब मैंने समझाया था, मैंने ये नहीं बोला कि आंसर रट लो, मैंने बताया था कि मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में 1 मोल डिजोल है, मतलब 1 किलोग्राम में सोल्यूट कितने मोल है, 1। तो बताओ मोल ऑफ सोल्यूट, तो हमें यहां से क्लियर होगी, मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं बताओ 1। और देखो ये 1 किलोग्राम है, बताओ किसका, मास ऑफ सोलवेंट, क्या है ये, मास ऑफ सोलवेंट, मतलब कैपिटल W, कितना 1 किलोग्राम, और मैं 1 किलोग्राम को लिख सकता हूं 1000 ग्राम। और देखो सोलवेंट मोस्टली वाटर ही होता है अगर गिवन नहीं है। तो अब इसका देखो हम निकाल लेते हैं क्या, सोलवेंट के मोल, सोल्यूट के मोल तो है ये, मोल ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट कर लो, मोल ऑफ
सोलवेंट, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कराया था मैंने क्या, W/M मतलब मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 1000, वो वाटर है देखो सोलवेंट, वाटर का मोलर मास तो आपको पता ही है कितना होता है बताओ 18, और इनको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 55.5655 आता है, बट उसको 56 कह लेते हैं हम इसको ना। अब देखो हमारे पास सोल्यूट के मोल भी आ गए, सोलवेंट के भी आ गए। अब हमें कैलकुलेट करना क्या, मोल फ्रैक्शन, तो सिंपल फॉर्मूला बताओ क्या था, N/N+N, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना उसके मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। उसके बाद क्या, सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल कितने हैं बताओ 1, सोल्यूट के मोल 1, और ये क्या है कैपिटल N सोलवेंट, सोलवेंट के मोल कितने 55.56, इनको ऐड करो कितना आएगा 55.56, इसको कैलकुलेट कर लो 0.018, 17 आता है उसको 8 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, तो ये क्या आ गया बताओ हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर ऑफ सोल्यूट, क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर ऑफ सोल्यूट। बट इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो ये तो हो गया लॉन्ग, अब इसको शॉर्ट में कैसे करना, देखो बिल्कुल एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा आपका। क्या मोलेलिटी एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या रिलेशन होता है, देखो क्या मोलेलिटी अपॉन मोलेलिटी प्लस कितना आएगा 55.56, ये शॉर्ट ट्रिक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के कैलकुलेट करने की जब एक्वस सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए बिल्कुल इजी है, तो कितना इजी हो गया, मोलेलिटी गिवन है कितनी 1, मोलेलिटी फिर 1 55.56, बिल्कुल इजी 55.6 और क्या आएगा देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, अभी बताया मैंने 0.08, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से, तो इजी वे में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर वाटर से अलग होता तो फिर फॉर्मूला मैंने दूसरा बताया है आपको क्या, M कैपिटल M इंटू एम डैश अपॉन कैपिटल M इंटू एम डैश प्लस 1000, और कैपिटल M मोलेलिटी नहीं, मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और एम डैश तो मोलेलिटी है ही। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में बना दिया, एक बार देखते ही यहाँ कॉपी होने से पहले यहाँ कॉपी इजी लगी हुई, इससे आसान नहीं हो सकती। देखो अब समझते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या था बताओ, सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी सॉल्यूशन में डिसोल्व है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो अब कितनी इजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक बार में ही कॉपी। देखो कंसंट्रेशन इन परसेंट, परसेंट का मतलब क्या बताया मैंने, इसमें क्या आएगा पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट की वजह क्या लिया यहाँ पे 100, वो अलग बात है। देखो अगर W/W वाली फॉर्म में या W/V वाली फॉर्म में V/V, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो पीपीएम की बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब यहाँ 1 मिलियन में होगा क्या, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी है। अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं देखो फॉर्मूले के थ्रू कि कौन सी वाली फॉर्म में आपको फॉर्मूला बनाना है। ऐसे आ जाओ यहाँ पे, ग्राम मतलब मास और ये लीटर मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या बोलोगे मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी में भी क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन, वो देखो इस फॉर्म देखो नेम से ही क्लियर है, मोलेलिटी में क्या डिसोल्व थे मोल, तो क्या बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया ही है कैसा आया। अब आते हैं मोलेलिटी में, देखो यहाँ भी क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसा है। और यहाँ पे क्या बोलोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला देखो ये रहा, इसका क्या था W/V, ये समझाया था कैसा है, तो इसकी यूनिट क्या होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और लास्ट देखो क्या था इसमें बताओ मोल फ्रैक्शन, ये थोड़ा अलग टाइप का था, तो मोल फ्रैक्शन क्या था एक रेशियो था किसका, मोल ऑफ 1 कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने सभी फ्रेंड को, ताकि उनको भी केमिस्ट्री इजी वे में कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ सके। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फास्टली।